आपको उससे और स्पष्टता हो जाए कि रचना क्या होती है, तो ये एक छोटी सी कविता, बहुत ही लघु कविता है कि रचना अभी बाकी है, रचना अभी बाकी है, कैसे कहूँ कि मैं रच पाया। रचना अभी बाकी है कि कैसे कहूँ कि मैं रच पाया, कैसे कहूँ कि मैं समझ पाया। तुम्हारा विस्तार इतना है कि शून्य में सब तुम में समा जाता है, शून्य भी तुम में समा जाता है, और तुम्हारे एकत्व से स्वत्व में मेरा कलम का एक बिंदु वहीं पर आकर अटक जाता है। मेरा कलम एक बिंदु पर आकर अटक जाता है। ये बिंदु कुछ और नहीं, तुम्हारा विस्तार है। हाँ, रचना है, पर रचना अभी बाकी है। तो रचना कभी पूर्ण नहीं होती है, रचना में हमेशा गुंजाइश होती है कि रचना कैसे करें। अब आता हूँ तो उनके बाद हमारी साहित्यिक चीज़ों की हुई है, और साहित्यिक पत्रकारिता की वर्तमान चुनौतियाँ और स्थितियाँ क्या रही हैं, क्योंकि साहित्य हम सभी लोग जानते हैं कि साहित्य की शुरुआत कैसे होती है। साहित्य क्या होता है? जिसमें हम रंगे होते हैं, बसे होते हैं, जिसमें जी लेते हैं, वही साहित्य है। जिसमें हमारी मनोवृत्ति, हमारी सोच आलिंगन पाती है। जहाँ जिस प्रकृति को देख के, अगर हम अभी देखते हैं कि यहाँ से पहाड़ निकल रहे हैं, यहाँ पर कुछ तांबई कलर के आसमां है, वहाँ से एक नए तरह का साहित्य का निर्माण होता है। पहले हम जिस रचना की बात कर रहे थे वो भी यहीं शुरुआत होती है। लेकिन जब पत्रकारिता की बात करती हैं तो जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, जिम्मेवारियाँ बढ़ती हैं, और यही जिम्मेवारियाँ जब बढ़ती हैं तो आपको याद होगा कि यह शुरुआत कैसी होती है। एक पत्रिका शुरुआत होती है जो पंडित किशोर शुक्ल जी ने 1826 में उदंत मार्तंड नाम की पत्रिका की शुरुआत करते हैं। लेकिन विवश कुछ ऐसा होता है कि कुछ ही समय के बाद उनको बंद करना पड़ता है। वहाँ एक अलग बात है कि बाद में उन्होंने जो है फिर से एक पत्रिका जो है करते हैं, और फिर जो है उस पर चर्चा करते हैं। आप जरा आप जब बात करेंगे, अगर हम बात करें जब साहित्यिक पत्रकारिता की बात करते हैं तो उसमें आप बंगदूत देखेंगे, 1829 में आता है। बनारस अखबार हो, साम्य दंड मार्तंड हो, जो कि दोबारा शुरू करते हैं शुक्ल जी। इसी तरीके कवि वचन सुधा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को कौन नहीं जानता, कवि वचन सुधा को लेकर जो पहली बार अगर हम साहित्यिक पत्रकारिता की बात करें, साहित्य की बात करें, तो पूर्ण रूपेण जिसमें कवि, कविता, संस्मरण, कहानियाँ, कविता, यह सारी चीज़ें जो हैं जब कवि वचन सुधा के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आनी शुरू होती है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि आगे एवं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही बहुत सारे जो है ना, आप उनके ही बहुत सारे ऐसे, जिसमें देव का आश्रयाम, और क्या कहते हैं ना, दीनदयाल गिरी का अनुराग, और वासु जायसी का पद्मावत, कबीर की साखियाँ, ये सारी जो है कवि वचन सुधा के अंतर्गत जो है छपती हैं, और एक बहुत बृहद रूप में पूरा साहित्य जो है पत्रकारिता के रूप में जन्म लेता है। वहाँ से लोगों तक विस्तार होता है उसका। वह विस्तार जो होता है वह इतना विस्तारक रूप में आता है ताकि लोगों को समझ में आता है। लोगों के जन तक जो चीज़ें पहुंची नहीं होती हैं, कबीर की साखियाँ जन तक नहीं पहुंची तो जन तक पहुंचना शुरू होती है। उनकी वाणी, उनकी चीज़ें, यहाँ तक कि नाटक और बहुत सारी चीज़ें। इसी तरीके से आप देखेंगे बाल बोधिनी पत्रिका है, हिंदी प्रदीप है, भारत मित्र है, सार सुधा निधि है। ऐसी पत्रिकाओं का शुरुआत ऐसी पत्रिकाएँ आती हैं जो कि कविता, कहानी, संस्मरण। लेकिन यह कविता, कहानी, संस्मरण होती कैसी होती? यह ऐसी होती थी जिसमें भारत को बचाने के लिए, भारत की लड़ाई को दिखाने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़ने के लिए जी जाती थी। इनकी भाषा इतनी तीक्ष्ण और इतनी मजबूत होती थी कि इस भाषा को तोड़ने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग लग जाते थे, लेकिन फिर भी टूट नहीं पाती थी, क्योंकि ये भाषाई तो तोड़ो कैसे? आपको पता होगा कि उस समय तो उनको तोड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने बहुत मेहनत की। बहुत सारे प्रेस एक्ट बाद में आके लगा दिए उन्होंने, जिसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वगैरह भी है, 1-2। तो इस तरीके से उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी आप ब्राह्मण देखिए, साहित्य सुधानिधि देखिए, नागरी प्रचारणी सभा का जो साहित्य है उसको आप देखेंगे तो पता लगेगा किस तरीके। सरस्वती की बात करें, 1900 में सरस्वती आती है, जो सांस्कृतिक जागरण के लिए एक जो है पत्रिका निकलती है। उसमें राष्ट्रीयता की बात की जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी उसमें जो है भाषा की बात करते हैं, तो साथ में यह भी करते हैं कि भारत को कैसे बचाया जाए, भारत को बचाने के लिए किस तरह की कविताएं होनी चाहिए, कहानियाँ होनी चाहिए, लेख होने चाहिए, किस तरह के संस्मरण होने चाहिए जो आपके भारत को जोड़ने के लिए बनी हो। तो यह सब बातें जब आती हैं, इस तरह स्वराज्य देखिए, जब स्वराज्य को शांति नारायण भटनागर जब निकालते हैं तो किस तरीके से वो पूरा का पूरा एकदम से भारत को जोड़ने की बात करते हैं, भारत को अपने आप में बात करते हैं।
मैं इतिहास में इसलिए थोड़ी सी बात कर रहा हूँ कि बिना इतिहास जाने हम आज की वर्तमान स्थिति को हम समझ नहीं सकते हैं, जान नहीं सकते हैं। बहुत संक्षेप में बस मैं अपनी बात को बहुत पूर्ण करने जा रहा हूँ। इस तरह के बस 2-3 उदाहरण दूंगा मैं आपको। जब स्वराज्य का ही जब आपको स्वराज्य का जब प्रकाशन होना होता है और स्वराज्य के लिए जब संपादक की खोज होती है तो बहुत सारे लोगों को याद होगा कि स्वराज्य के प्रकाशन में वो 2 लाइन क्या लिखी आती थी। तो 2 लाइन क्या लिखी आती थी कि चाहिए स्वराज्य के लिए संपादक, एक संपादक चाहिए होता था, लेकिन क्या वेतन में 2 सूखी रोटियां और ठंडा पानी 1 गिलास, और हर संपादकीय के लिए सजा कितनी, 10 साल। यह उनके संपादकीय में लिखा होता था। इसी तरीके से जब आप देखते हैं उनकी रचनाएं, अब जब आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ें तो आप कर्मवीर देखिए, कर्मवीर पत्रिका आती है जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी जो करते हैं, और माखनलाल चतुर्वेदी को कौन नहीं जानता, जब वो लिखते हैं एक जगह कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। तो सोच सकिए कि रचनाएं जो हैं अपने आप में बोलती हैं, रचनाएं अपने आप में कहती हैं कि आपको करना क्या है। रचनाएं यह कहती हैं, वो फूल से निवेदन नहीं करते हैं। फूल का निवेदन एक है, क्या फूल हमें सुन रहा होता नहीं, वो फूल कौन है, वह फूल जो जीवन लेके पैदा हो रहा है, जवान बचपन से जवानी के रूप में प्रस्फुटित हो रहा है, वो कहता है कि तुम्हारे खून में वो आग होना चाहिए, वह देश के लिए समर्पण होना चाहिए जिसमें आप इस देश को जीत सको, देश की सत्ता के लिए आप आगे बढ़ सको। इस बहुत सारे इस तरीके से आप देखिए उस समय के संपादक वगैरह, चाहे अंबिका प्रसाद वाजपेयी हो गए, चाहे आप पंडित प्रताप नारायण मिश्र हो गए, चाहे बाल मुकुंद गुप्त हो गए, बाद के अगर सालों में देखें तो रामचंद्र शुक्ल जी की पूरा आलोचना को लेकर बहुत काम करते हैं। तो इन सब के बाद में जब हम बात करते हैं साहित्यिक पत्रकारिता में, तो साहित्य पत्रकारिता में लेख, साक्षात्कार, विश्लेषण आज के डेट में भी हो रहे हैं। अब नए नए तरीके का चीज़ें आने लगी। साहित्य ने साहित्य पोर्टल का रूप धारण कर लिया। साहित्य पोर्टल ने जो है, साहित्य पोर्टल पर कविताएं, कहानियाँ आने लगी, लेकिन चुनौतियां यहाँ बढ़ने लगी। कैसी चुनौतियां बढ़ने लगी? चुनौतियां इस तरह से बढ़ने लगी कि हमें चाहिए क्या, क्या ऐसा साहित्य चाहिए कि सिर्फ एक स्त्री और पुरुष के, मैं मानता हूँ कि रीतिकाल में स्त्री पुरुष से लेकर और बाद के वर्षों में स्त्री पुरुष की कविताएं बहुत फेमस रही, लेकिन क्या सिर्फ स्त्री पुरुष चाहिए या समाज को दिशा देने वाला चाहिए या दिग्भ्रमित करने वाला चाहिए? अगर दिशा देने वाला चाहिए तो उस दिशा देने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे पोर्टलों पर एक गेट कीपिंग लगाया जाए। जब हम खासकर नॉर्मली जब हम पत्रकारिता पढ़ते हैं तो एक हमारी थ्योरी होती है, गेट कीपिंग थ्योरी होती है, जिसमें हम बताते हैं कि भैया हमें क्या कंटेंट पसंद है और कंटेंट किस तरह का होना चाहिए। जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो हम उसकी भी बात करनी चाहिए जो आज चंपक के रूप में आता है, आज लोटपोट के रूप में आता है, जब सुमन सौरभ के रूप में आते हैं। क्या ये पत्रिकाएँ साहित्य के रूप में बचपन से क्या हमें परिवर्तित नहीं कर रहा है? जब हम साहित्य के रूप में आते हैं तो हमें यह बात करनी चाहिए कि हमारी कविता कैसी होनी चाहिए, हमारी कविताओं का स्वरूप क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, हमारी आलोचना कैसी होनी चाहिए, अगर आलोचनाएं हैं तो उसमें सुधार कैसी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर आज जब हम बात करते हैं, आज पहले ही सत्र में हमने बहुत सारी बातें सुनी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। एक बहुत ज़्यादा कहते ना एक शगुफा छोड़ के चले गए, कहते ना हाँ, प्रसून जी ने एक गुफा छोड़ के चले गए, लेकिन शगुफा नहीं है, वो सच्चाई है आज की। क्योंकि क्या होता है ना कि समय के साथ में हम नहीं बदले। एक समय में हम कभी सोचते भी नहीं थे कि क्या एसटीडी बूथ बंद हो जाएगा, लेकिन आज ये मोबाइल आने के बाद में आज हम एसटीडी बूथ खोजते रह जाते हैं, मिलता नहीं है। इसी तरीके से ये परिवर्तन को जब तक हम स्वीकारेंगे नहीं, उन्होंने क्या बोला कि आज कहानियाँ बन रही हैं, कविताएँ बन रही हैं, तो कविताएँ क्या बनाने से बनेगी? क्या संस्मरण क्या बनाने से बनेगी? क्या किसी टेबल पर बैठ के, एक बहुत पुरानी कहावत जब मैं बच्चा था तो सुनता था कि बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो सोफे पर बैठ के किसी लाचार की कविताओं को लिखते हैं। क्या वो लाचार की कविताएं आज लिख पाएंगे क्या? यह विचारणीय प्रश्न है, और जब तक यह विचारणीय प्रश्न नहीं होगा तब तक साहित्यिक पत्रकारिता में नया रूप, नए ढंग से नई चीज़ें कभी नहीं आ पाएंगी। इसलिए ज़रूरी है कि आज बहुत सारी पत्रिकाएं निकलती हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में। अगर ऑफलाइन में देखें तो इंद्रप्रस्थ हो गया, वागार्थ हो गया, आलोचना हो गई, भाषा हो गए, इस तरह की कई पत्रिकाएं हैं। ऑनलाइन में भी आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं हैं जो निकलते हैं, बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे समाचार पत्र हैं, चाहे वो नव भारत टाइम्स का अपना साहित्य अलग है, आपका काव्य के रूप में अमर उजाला का अलग है, दैनिक जागरण का अलग साहित्य पोर्टल उनका है। इन पोर्टलों पर यह हमेशा ध्यान देने बात होगी। और सबसे बड़ी चुनौती उन संपादकों के लिए है जो संपादक यह की फैसला करते हैं कि यह कविता इस पोर्टल पर जाएगी, यह संस्मरण इस पोर्टल पर जाएगा, यह कहानियाँ इस पोर्टल पर जाएंगी,
तो वह कहानियाँ कैसी होनी चाहिए? क्या वह सिर्फ एक बात या एक मुखर है, या वो देश मुखर है, या व्यक्ति मुखर है? लेकिन मुखर है तो किस प्रकार मुखर है? क्योंकि मुखर होने, अगर एक मुखरित भी है तो वो देश मुखरित होना चाहिए, क्योंकि देश के लिए साहित्य जो होता है वो समाज का निर्माण करता है, और समाज अगर निर्माण नहीं होगा तो हम साहित्य कितना भी निर्माण कर ले उसका कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद।